नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप हैं मेरे साथ में हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच हुए तमाम प्रकार के डेवलपमेंट्स पर चर्चा करने के लिए। असल मायने में अमेरिका और ईरान को लेकर के लगातार अपडेट्स तो आ रहे हैं, लेकिन उन अपडेट्स में जो सबसे ज्यादा बड़ा अपडेट है, जो हर कोई सुनना चाह रहा है, वो ये या तो अमेरिका ये बोल दे कि मैंने सेना पीछे हटा ली, यानी कि अब युद्ध नहीं होगा, या फिर दूसरा, अगर युद्ध करना ही है तो शुरू करो और उसके बाद में जो फाइनल होगा वो दुनिया को बता दो। इतना खींचते हुए क्यों चले जा रहे हो? ट्रंप और खैमनेई दोनों अपनी तरफ से शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रंप अपनी तरफ से पहले ही जहाजों को भेज चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और ईरान ने कल यानी 16 तारीख, कल नहीं 16 तारीख को अपनी तरफ से स्ट्रेट हॉर्मुज पर ध्यान रखते हुए एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया कि भैया होगा तो देखा जाएगा, अगर हमारे साथ युद्ध हो गया तो हम क्या करेंगे। इन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए पहले ही अपने जहाज भेज दिए कि जाओ भैया, खेलो कूदो और टारगेट करो दुश्मन को, कैसे कर सकते हैं सारा रिहर्सल कर लो। शक्ति परीक्षण दोनों तरफ से भरपूर चल रहा है और इस भरपूर शक्ति परीक्षण में अमेरिका अपनी तरफ से बार बार वार्ता पर जोर दे रहा है। लेकिन सीएनएन में छपी खबर को अगर ध्यान से देखा जाए तो तर्क यह निकल कर आता है कि इस हफ्ते के अंत तक अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि यह हमला आज होगा कल होगा ऐसा करते हुए महीने से 2 महीने हो गए। ये वही वेनेजुएला वाला हाल है कि 2 महीने से तैयारियां चल रही थी, एक दिन गए और ये लोग उठाकर ले आए। फिलहाल के लिए कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट के जानकारों का कहना है कि इस पूरी कहानी में इजराइल टांग लगाकर बैठा है। अमेरिका को वो वार्ता सफल नहीं करने दे रहा है। मिडिल ईस्ट के तमाम देशों में इजराइल का से ये है कि एक बार ईरान का कुछ कर ही दो। 40,000 अमेरिकी सैनिक जो हैं वो ईरान के अराउंड अमेरिका द्वारा तैनात किए जा चुके हैं। ऐसे में यूएस की मिलिट्री पूरी तरह तैयार है। यह सीएनएन की आज की ही खबर है। इस वीकेंड पर यह हमला हो सकता है। अब आप पूछेंगे ये कहां से बात निकल कर आई? असल मायने में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कल यानी बुधवार के दिन अपने एक रूम में, जिसको ये लोग एक तरह से प्लानिंग रूम की तरह से लेते हैं, जो याद हो तो जब उसे मादुरो को उठाया गया था तब भी तस्वीरें उसी रूम से निकल करके आई थी। वहां पर इनकी फिर से बैठक हुई और बैठक हुई अपने दामाद और अपने मित्र के साथ, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ के साथ। ये दोनों वही लोग हैं जो दुनिया भर में जहां जहां युद्ध हो रहे हैं वहां नेगोशिएट करने पहुंचते हैं। जैसे इजराइल गाजा का मामला इन्हीं लोगों ने सुलझाया था। रशिया यूक्रेन वाले मामले पर जो कुशनर हैं ये ट्रंप के दामाद हैं और विटकॉफ इनके मित्र हैं। तो ये दोनों लोग रशिया यूक्रेन वाले मामले में भी गए हुए हैं, और अभी स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और विटकॉफ दोनों को ही इन्होंने ईरान के साथ बात करने के लिए 6 फरवरी को ओमान मस्कट भेजा था, और अभी 17 तारीख को इन्होंने इन्हें जिनेवा भेजा था, स्विट्जरलैंड के अंदर भेजा था कि जाओ और ईरान के लोगों से बात करो। तो ईरान अपनी तरफ से उप विदेश मंत्री को मस्कट में भी भेजा था और जिनेवा में भी भेजा। दोनों बातें इन्होंने कल यानी कि बुधवार के दिन अपनी जो इन दोनों सहयोगी हैं, या फिर कहिए कि दोनों जो शांति दूत हैं, इनको बुलाकर ट्रंप ने पूछा कि बताओ भाई, कहां तक लग रहा है कि ये लोग मान जाएंगे? अगर नहीं मानते तो युद्ध के क्या विकल्प हो सकते हैं? उन सब के साथ बैठ करके चर्चाएं हुई। ऐसे में ईरान भी यह जानता है कि अगर अमेरिकी हितों की पालना नहीं होगी तो ये लोग युद्ध करेंगे ही। तो ईरान भी एक तरफ तो वार्ता के लिए गया हुआ है, लगातार शांति वार्ताएं चल रही हैं कि कैसे इस मामले पर पीछे हटा जाए या अमेरिका अपनी शर्तें कैसे मनवाने में कामयाब हो जाए। अमेरिका ने जहां इतने सारे सैनिक भेज रखे हैं ईरान को घेरने के लिए, वहीं वो अपनी तरफ से शर्तों के दस्तावेज भी भेजा हुआ है, जिन शर्तों में यह है कि ईरान अपने यहां पर परमाणु का जो एनरिचमेंट कार्यक्रम चल रहा है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं, उस कार्यक्रम से पीछे हटे। प्रॉक्सी जितने भी उसके सहयोगी दल हैं, चाहे फिर हिजबुल्लाह हो चाहे हूती हो, उनके साथ में वो पूरी तरह से पीछे हटे, यानी उनको कभी सहयोग ना करे ऐसा वादा करे। और तीसरा, जो ईरान के पास में जो मजबूत बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसने इजराइल पर हमला करके इजराइल के हाल खराब कर दिए थे पिछले साल जून 2025 में, बोले उन बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा खत्म करे। इन शर्तों के साथ ईरान के साथ अमेरिका बातचीत कर रहा है। जहां तक बात हो परमाणु की यानी कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट की, ईरान वहां पर कुछ हद तक सहमति जताता दिख रहा है। ईरान का कहना है कि 60% तक आपके कहने पर मैं न्यूक्लियर एनरिचमेंट कम कर सकता हूं। पिछली बार भी 2015 में भी, जब ट्रंप से पूर्व वाले जितने भी लोग थे, ओबामा टाइप के जो लोग थे, उन्होंने जब काम करवाया था, उन्होंने भी हमसे जब एक्ट मतलब साइन करवाया था, तब भी हमने एनरिच्ड यूरेनियम अपने देश से निकालकर रूस में भेज दिया था। अब एनरिच्ड यूरेनियम फिर से आप कह रहे हो तो हम 60% तक कम करने को तैयार हैं। इंटरेस्टिंग बात यह हुई कि अब तक ईरान जो मना करता आ रहा था कि इसके पास में
एनरिच्ड यूरेनियम नहीं है। एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब यूरेनियम जो है उसके कई आइसोटॉप होते हैं, समस्थानिक होते हैं। उनमें से पिच ब्लेंड नाम का जो यूरेनियम का मतलब ओर है, पिच ब्लेंड जो है, उसमें से इनका एक आइसोटॉप है यूरेनियम 92 235। वो जब मात्रा में बढ़ता है, पिच ब्लेंड के रूप में और जब बाहर निकल कर आता है और उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, क्योंकि वो बहुत कम परसेंटेज में माइंस में से निकलकर बाहर आता है, उसको बाहर बाहर निकालकर उसकी उस आइसोटॉप की मात्रा को बढ़ाने की आसान भाषा में प्रक्रिया को एनरिचमेंट कहा जाता है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा विस्फोटक माना जाता है कि मतलब उसके विस्फोट से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलेगी। ऐसी प्रक्रिया में यूरेनियम के तमाम अयस्कों में से, ओर्स में से एक प्रकार के यूरेनियम की मात्रा बढ़ाना एनरिचमेंट की श्रेणी में रखा गया। और उस काम को ये लगातार कर रहे हैं, उसमें बहुत एनर्जी, बहुत पैसा और बहुत तकनीक लगती है। ये लगातार उस काम को करते हुए चल रहे हैं। अमेरिका का अनुमान है कि इनके पास 2000 किलो से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम उपलब्ध है। यह अपने आप में एक बहुत बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए पर्याप्त है। किलो भर का न्यूक्लियर बॉम्ब भी बड़े बड़े देशों को निपटा सकता है। तो ऐसे में इन्होंने बहुत सारा स्टॉक पाइल कर लिया है और अमेरिका उसी को कम करने के लिए ईरान से कह रहा है। ईरान का कहना भी है कि अगर आप हम पर से सभी प्रकार के प्रतिबंध हटाते हो, जिसमें से बैंकिंग प्रतिबंध, व्यापारिक प्रतिबंध, तेल पे से प्रतिबंध, तो हम 60% तक अपना एनरिच्ड यूरेनियम कम कर सकते हैं। लेकिन बात हो बैलिस्टिक मिसाइल की या फिर बात हो आपके साथ में प्रॉक्सियों के साथ बातचीत ना करने की, हम उस पर आपको सहमति नहीं दे सकते। कारण यह है क्योंकि हम फिर एक देश बचेंगे ही नहीं, फिर आप हमें कभी भी मार के चले जाएंगे। इन सारी बातों को सिलसिलेवार तरीके से एक बार मैं आपके सामने रख देता हूं। सिचुएशन रूम के अंदर हुई वार्ता, जिसमें इन्होंने अपने दामाद के साथ जो बातचीत की, उस बातचीत पर इनकी प्रवक्ता बाहर निकलकर आई और उन्होंने कहा कि वार्ता के रास्ते खुले हैं, लेकिन ट्रंप किसी भी चीज के लिए खुले हैं। मतलब कि वो चाहेंगे तो एक्शन भी ले सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप लगातार व्हाइट हाउस से डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं कि बातचीत करना पहला ऑप्शन है, और इसके लिए वो लगातार बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह बनता है कि ट्रंप जो इतना एग्रेसिव रवैया दिखा रहे थे, अचानक इतना पीछे क्यों हट रहे हैं? जब पूरा माहौल बना ही चुके, मिडिल ईस्ट वाले लोग इनसे मिलके जा ही चुके, मिडिल ईस्ट का कारण भी समझ में आ गया, इजराइल इनको कह ही रहा है, ट्रंप के रवैये में इतनी नरमी क्यों आ गई है? कहां ऐसा है जिसको लेकर ये बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं? बार बार सिचुएशन रूम में बैठकर चर्चाएं क्यों हो रही हैं? कौन सा रिस्क है जो ये नहीं लेना चाहते? तो इसके पीछे का कारण है साथियों, मिड टर्म इलेक्शन। जैसे 2024 में इनके यहां इलेक्शन हुए थे, तो 2022 में मिड टर्म इलेक्शन हुए थे। ऐसे ही मिड टर्म इलेक्शन इनके फिर से होने जा रहे हैं नवंबर 2026 में, या इस साल के अंत में। 2026 के अंदर मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है। हर 2 साल में अमेरिका में चुनाव होते हैं, जिन्हें मध्य अवधि, मिड टर्म चुनाव कहा जाता है। और इन चुनावों में तय होता है कि वर्तमान जो सरकार काम कर रही है, यह सरकार ठीक से जनता को पसंद आई भी या नहीं आई। अगर नहीं आई तो यहां पर चुनाव में जो नतीजे आते हैं, वो होते तो असल में कांग्रेस के नतीजे हैं, कांग्रेस बोले तो इनकी संसद के नतीजे, लेकिन उनसे अगली बार कौन राष्ट्रपति बनेगा या कौन सी पार्टी बहुतायत में रिपीट कर जाएगी, इसका एक आइडिया लगना शुरू हो जाता है। अब सवाल बनता है, हमारी संसद की तरह ही इनके यहां चुनाव होते हैं क्या? अगर ऐसा है तो फिर इनके राष्ट्रपति तो पहले ही बन गया, अब चुनाव क्यों हो रहे हैं? तो पहले से समझते हैं, भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो संसदीय व्यवस्था है। इनके यहां पर राष्ट्रपति वाली व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन होता है। यहां पर राष्ट्रपति को आपने चुनवा दिया कि साहब नवंबर 2024 में इलेक्शन हो गए थे, राष्ट्रपति ट्रंप चुन करके आ गए थे, उनकी पद की गारंटी है, वो 4 साल तक पद पर बैठेंगे, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। कोई नहीं हटा सकता, यह शब्द अधूरा सत्य है। असल में सत्य यह है कि अगर इनका महाअभियोग हो जाए, महाअभियोग यानी इंपीचमेंट हो जाए, तो इन्हें पद से हटाया जा सकता है। यह इंपीचमेंट कहां होता है? इनकी संसद में होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस कहा जाता है। जैसे भारत के अंदर सदन में दो, मतलब सदन के अंदर, संसद के अंदर 2 हाउसेज हैं, एक का नाम लोकसभा है और एक का नाम राज्यसभा है। ऐसे ही अमेरिका की जो कांग्रेस है, संसद है, उसके अंदर 2 सदन होते हैं। एक का नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक का नाम सीनेट होता है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सांसद होते हैं और सीनेट में 100 सांसद होते हैं। जैसे भारत के अंदर 500, 530 और जो 267, 273, ये जो नंबर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही अमेरिका के अंदर भी नंबर्स निकल कर आते हैं। यहां पर जो 100 सीटें हैं, कौन सी 100 सीटें? अमेरिका के अंदर उच्च सदन की जो 100 सीटें हैं, ये हर राज्य से 2 निकल करके आती हैं। हर राज्य से 2 सीनेटर चुने जाते हैं 6 साल के लिए। तो ये जो मिड टर्म इलेक्शन होते हैं, इनमें
एक तिहाई सांसदों का चुनाव होता है 6 साल के लिए। सीनेट के 100 में से 33 या 35 इस साल चुने जाएंगे। एक तिहाई सांसदों का निर्वाचन होगा जो अगले 6 साल तक रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो 435 सांसद हैं, 435 कौन से वाले? जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो 2 साल के लिए ही चुनकर आते हैं, तो उनका भी चुनाव यहां पर होगा। इसके अलावा अमेरिका में 50 राज्य हैं। 50 में से लगभग 36 राज्यों के गवर्नर का इलेक्शन भी इसी मिड टर्म के अंदर होगा। गवर्नर स्टेट को चलाने वाली बॉडी है, वहां का सबसे बड़ा आदमी है, उसका इलेक्शन भी इस समय पर होगा। कई स्थानीय निकायों का चुनाव भी, कई शहरों के मेयर का चुनाव भी इस मिड टर्म इलेक्शन में होगा। इसका मतलब अकेले ट्रंप अगर जीत भी गए थे 2024 में, लेकिन उन्हें सत्ता चलानी है पूरे देश के अंदर, तो उन्हें इस मिड टर्म इलेक्शन में अपनी पार्टी, कौन सी पार्टी है? ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी, उसकी बहुतायत में सीटें आए जरूरी है, उसके मेयर चुने जाएं, उसके गवर्नर बनकर आए जरूरी है। अब एक और सवाल, ट्रंप अगर नहीं जीत पाए तो क्या होगा? देखिए, इनके यहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास ताकत होती है कि वो एक सहमति पत्र साधारण मेजोरिटी से निकालकर अपने राष्ट्रपति के खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसेस कर सकती है। फिर सीनेट 2/3 मतों से, यानी कि लगभग 67 मतों से मतलब इनके राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में अगर सीनेट में 50 में से 67 बाइडेन की पार्टी यानी डेमोक्रेट पार्टी के लोग चुनकर अगर आ गए, तो वो सीनेट के दम पर इनके खिलाफ इंपीचमेंट यानी महाअभियोग लाकर इन्हें पद से हटा सकते हैं। क्या अब तक किसी राष्ट्रपति को हटाया गया है? नहीं। तो हटाया नहीं गया तो फिर इतनी बड़ी बातें क्यों हो रही हैं? बहुत से राष्ट्रपति खुद को इंपीच्ड कहलाना पसंद नहीं करते। जैसे रिचर्ड निक्सन को ही ले लीजिए। रिचर्ड निक्सन के खिलाफ जब इंपीचमेंट आने ही वाला था, उस समय उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। वाटरगेट का मामला एक बार मैंने आपको बताया था अपनी पाठशाला के एक सेशन में। कुल मिलाकर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है और उन मिड टर्म इलेक्शंस में ट्रंप की पार्टी परफॉर्म करना चाहती है, लेकिन हालात क्या हैं? हालात बिल्कुल उलट हैं। ट्रंप की इस समय एक्सेप्टेंस बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है। द इकोनॉमिस्ट की अगर बात माने तो इनकी जो मतलब लोगों के अंदर रीच है वो लगातार गिर रही है। इन्हें खतरनाक और करप्ट आदमी के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। यूगोव और इकोनॉमिस्ट की तरफ से ताजा किए गए सर्वे में यह पाया गया कि लोग इनके कामकाज से खुश नहीं हैं। एक तो द गार्जियन ने तो बकायदा इनके ऊपर एक सरकाजम नोट लिखा और वो लिखा कि भाई साहब, कॉकरोच के बाद दूसरी सबसे ज्यादा अमेरिका अगर घृणा किसी से कर रहा है तो वो ट्रंप है। इतनी कम इनकी अस्वीकार्यता, मतलब इतनी कम इनकी स्वीकार्यता है। ऐसे में ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल से भी ज्यादा अलोकप्रिय हो गए हैं। ये डेटा कुछ इस तरह की बातें बता रहा है। इस प्रकार के डेटा के आने से ट्रंप लगातार उन क्षेत्रों में जो कोस्टल एरियाज हैं, जहां माइग्रेंट्स हैं या फिर बाहर से गए हुए लोग जो प्रवासी बनकर वहां गए और जाकर के बस गए, उन सभी क्षेत्रों में ट्रंप का बेसिकली मिडिल जो क्षेत्र है ये इनके प्रभाव का होता है। वो हल्का फुल्का इनके प्रभाव में अभी भी दिख रहा है, लेकिन बॉर्डर एरियाज में इनकी स्वीकार्यता कम होती जा रही है। ऐसे में मेजर रूप से दो पार्टी, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, इनके बीच होने वाले इस मध्यावधि चुनाव में ट्रंप अपनी टीम को हारता हुआ देख रहे हैं। चुनाव भले ही मतलब नवंबर के अराउंड होगा, लेकिन उसके प्रचार अभी से लोगों के अंदर दिमाग में चलने शुरू हो चुके हैं। इसी वजह से हिस्ट्री में यह माना जा रहा है कि इनकी पार्टी को सबसे कम सीटें मिलेंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रंप थोड़े से अपने आप को रोक कर चल रहे हैं कि मैंने राष्ट्रीय मुद्दे छोड़कर पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर फोकस किया हुआ है। तो अमेरिका का हित कहीं से विदेशों से ही तय हो ये जरूरी नहीं है। लोकल लेवल पर आपने क्या किया, वो चीजें अब तक हाशिए पर हैं। इस पर जब व्हाइट हाउस से जवाब मांगा गया तो इन्होंने अपने आप को यह कह दिया, हमारा राष्ट्रपति तो 2024 में ही चुन गया था, मिड टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये सब बातें साफ साफ दिखाई भी पड़ती हैं। अमेरिका में महंगाई नियंत्रित करने के चलते ही इन्होंने अपने फेडरल चीफ को भी, जो केविन वाश ये लेकर आ रहे हैं, वो भी उसी चुनाव में अपना परफॉर्मेंस सुधारने के लिए है। अब बात करते हैं यूएस ईरान के बीच में। अल्टीमेटली चलो एक कारण यह हो सकता है, लेकिन ये बहुत दूरगामी कारण है। हालांकि दूरगामी कारण ट्रंप को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि नहीं पता कि ईरान से शुरू हुआ युद्ध एक दिन में रुक जाएगा या लंबा खिंच जाएगा। अगर यह युद्ध लंबा खिंच गया, जैसे अफगानिस्तान 20 साल तक चला, रशिया यूक्रेन 4 साल से चला आ रहा है, अगर यह लंबा खिंच गया तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो खड़ी हुई मुसीबत पर ही रात दिन चर्चाएं चल रही हैं। ये वो दो प्रतिनिधि हैं, जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, तो दुनिया भर में अमेरिका के शांति दूत बनकर घूमते हैं। गाजा इजराइल हो, रशिया यूक्रेन हो, या फिर अब अमेरिका ईरान हो, यही दो लोग हैं जो जाकर बातचीत करते हैं। इन्हीं के साथ में
बार बार चर्चा ट्रंप कर रहे हैं कि बताओ भाई तुम लोग कहां पहुंचे, किस तरह की बातें हुई। तो चर्चा में निकल कर आया कि ईरान और इनके बीच में जो 6 फरवरी को मस्कट में बातचीत हुई थी, जिसमें ईरान की तरफ से उप विदेश मंत्री आए थे, तब यहां पर बातचीत निकलकर हुई थी और उस बातचीत में यह तय हुआ था कि एक बार और बातचीत के लिए बैठते हैं जिनेवा में। ये लोग जिनेवा के अंदर 17 तारीख को मिलते हैं। 6 तारीख की मीटिंग में तय होता है कि अगली बार की वार्ता एक बार और रखी जाती है। तो ईरान यहां पर अपनी तरफ से तैयार हो जाता है कि हम न्यूक्लियर डील कर लेंगे, अमेरिका अगर हमारे साथ हमारी शर्तों को मान गया। इस बात को कहते ही ईरान गया था जिनेवा, अर्थात दुनिया को यह बताकर गया था कि अगर दुनिया वालों आपको अमेरिका यह कहता है कि हम न्यूक्लियर बम बना रहे हैं या न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहे हैं, तो हम समझौता करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी भी शर्तें हैं। एक तरफा शर्तें नहीं होंगी कि तुम न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक दो, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। नहीं, हम पर से सारे प्रतिबंध हटाओ, हमारे सारे व्यापारिक रास्ते खोलो, हमारे तेल को सब जगह एक्सेप्टेंस दिलवाओ, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट रोक देंगे, हम आपके लिए यह डील करने को तैयार हैं। यह कहकर उप विदेश मंत्री गए। लेकिन बड़ा सवाल था कि क्या इस तरह से ईरान झुक रहा था? नहीं, ईरान यह जानता है कि उसने बना तो बहुत सारा यूरेनियम लिया है, लेकिन अमेरिका को धमकाने के लिए 1 किलो का गोला भी काफी है। 1 किलो यूरेनियम भी अमेरिका को उतना ही डर दे सकता है, इजराइल को पूरे को तबाह कर सकता है। ऐसे में इसको आवश्यकता नहीं है कि ये 400 किलो बनाए कि 2000 किलो। यही बात ये कहते हुए बार बार गए कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाता है तो हम हर काम करने को तैयार हैं। और रवांची जो इनके उपविदेश मंत्री हैं वो कहते हैं कि हमने 60% एनरिच्ड यूरेनियम घटाने का उनको प्रस्ताव दे दिया है। ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार है, संवर्धित यूरेनियम जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है उसका भंडार है। हम 60% तक कम कर देंगे। 150 किलो भी अगर इनके पास बचा रह गया तो भी वो अमेरिका के लिए बराबर बेचैनी वाला होगा। अमेरिका इस प्रकार की नेगोशिएशन में नहीं पड़ना चाहता जिसमें अशांति बरकरार रहे। अमेरिका ने यहां पेच फंसा दिया कि तुम यूरेनियम ही नहीं, अपनी बैलिस्टिक मिसाइल भी हटाओ। बैलिस्टिक मिसाइल का आपको याद हो तो वो वही बैलिस्टिक मिसाइल है जो जून 2025 में इजराइल पर जाकर गिरी थी। और इजराइल पर जब गिरी थी, दुनिया ने देखा था कि ईरान के पास वाकई में वो मिसाइल हैं जिन्हें इजराइल का गोल्डन डोम भी नहीं रोक पाया। वो जाकर के इजराइल में बड़ा नुकसान पहुंचाई थी। ऐसे में ये जिनेवा पहुंचते हैं, यूएस के साथ बातचीत होती है। इसी बीच में ट्रंप से पत्रकार हवाई जहाज में पूछ लेते हैं कि सर आप बताइए कि क्या चल रहा है। तो ये कहते हैं मेरी नजर है उस बातचीत पर, और अगर ईरान इसको लेकर के सख्त रुख अपनाता है तो हमने पहले भी उनके परमाणु ठिकानों पर बमबारी करके उन्हें अक्ल दे दी थी, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर इसके घातक परिणाम उन्हें भुगतने होंगे। ट्रंप के इस बयान से ईरान एकदम पिनक गया, क्योंकि पहले भी जब मस्कट के अंदर बातचीत के लिए ये लोग गए थे, ईरान में ओमान में गए थे, उस समय पर भी अमेरिका लगातार प्रेशर टैक्टिक अपना रहा था। अपने हवाई जहाजों को घुमा रहा था, युद्धपोतों को घुमा रहा था, युद्ध अभ्यास कर रहा था, हर बार एकदम एक्सट्रीम प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहा था। इस बार ईरान ने उल्टा किया कि तुम बेटा जिनेवा में मिलोगे, अब तुम हमारी तैयारी देखो, तुम्हें भी थोड़ा डर रहे कि हम क्या कर सकते हैं। ये दुनिया जानती है कि अमेरिका से ज्यादा डरपोक और कोई देश नहीं है। वास्तविकता भी है, जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो शायद उसके डर बड़े होते हैं, तो अमेरिका का डर भी सर्वोपरि है। ऐसे में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी ड्रिल शुरू कर दी और इसका नाम रखा स्मार्ट कंट्रोल ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट। यह ड्रिल की तस्वीरें बाहर निकली। हालांकि ईरान की कोई भी ऑफिशियल मीडिया या फिर जो भी हैंडल्स हैं, इन्हें हम क्लेम नहीं करते क्योंकि ये वेरीफाइड नहीं है। आप कहेंगे लगा तो है टिक, नहीं साहब, एआई के जमाने में कौन सी सही कौन सी गलत सरकार जारी ना करे, ट्विटर पर मिल जाए। हम आपको जो जानकारी दिखा रहे हैं वो ट्रेंड में जो चल रही है वो है। अब कितना सही है नहीं पता है, जानकारी ये जरूर है कि इन्होंने ड्रिल शुरू कर दी। ड्रिल में इस तरह की तस्वीरें बाहर निकल कर आई कि ये लोग पूरी तरह अभ्यास कर रहे हैं ठिकाना लगा के निशाना बनाने का। पूरी तरह से कहां हो रही है ये जानकारी? ये हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खास है? दुनिया में, मतलब विशेष रूप से इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर जो तेल जा रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही लगभग 60% तेल एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि गल्फ की तमाम देश, चाहे सऊदी हो, कतर हो, यूएई हो, ये तमाम देश, चाहे ईरान हो, ये सब इसी के रास्ते तेल बेचते हैं। तो इन्होंने यहीं पर ही चोक पॉइंट बनाया हुआ है। अगर तुम कुछ भी करोगे हम यहां पर सारा कंट्रोल कर देंगे, दुनिया त्राहिमाम करने लगेगी, तुम हम पर से सारा ध्यान हटा दोगे। इन्होंने कुछ नब्ज पकड़ी हुई है और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के कहा जाता है कि दुनिया का 30% जो ऑयल ट्रेड है वर्ल्ड का,
एशिया का 60% के आसपास हो गया। 30% का आसपास जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड है वो इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होता है, और 20% एलएनजी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जाती है। लगभग 20.3 मिलियन बैरल ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहां से ट्रांसफर होता है, और 290 मिलियन क्यूबिक मीटर एलएनजी यहां से जाता है। 80% एलएनजी इस स्ट्रेट के थ्रू एशिया में जाता है और 20% यूरोप में जाता है। इस प्रकार से यह बहुत मायने रखती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसी को ध्यान में रखते हुए खमनेई ने ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब देते हुए कहा कि माना कि आपके पास में बहुत सी ताकतें होंगी, लेकिन जो आपने एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं उनका इंतजाम हमने सोच लिया है, वो पानी के अंदर गाड़ दिए जाएंगे। इन्होंने बकायदा बढ़िया तरीके से ट्रंप को ट्रंप की ही भाषा में जवाब देते हुए कहा कि ये ना सोचे कि ये लोग हमें धमका कर काम करा लेंगे। हमने तैयारियां पूरी कर रखी हैं, आपको नेगोशिएट करना है, हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि दबाकर आप कर लेंगे तो सुनिए, तैयारी पूरी है। इन्होंने बकायदा अपनी तरफ से स्टैंड लिखते हुए कहा कि वी सेंट ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट कैरियर टुवर्ड्स ईरान, ऐसा ट्रंप कहते हैं, तो इमाम खमनेई कहते हैं कि वी हैव प्रिपेयर्ड ब्यूटीफुल वेपन टू ड्रॉन देम, हमने डुबोने के लिए बढ़िया वेपन तैयार कर लिए हैं। और भाई साहब, इस तरह के पोस्टर वॉर शुरू हो जाते हैं जिसमें खमनेई इनके जहाज को लठ से लेकर नीचे डुबोते हुए दिखाई दे रहे हैं कि लो साहब, हमारी एक मिसाइल आएगी और तुम्हारा जहाज डूब जाएगा। इस तरह की इमेज सोशल मीडिया पर भर भर के आना शुरू हो जाती है कि बेटा, तुमको लगता है कि तुमने एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है, तो हमने उसको डुबाने का इंतजाम पूरा कर लिया है। वीडियो जारी होते हैं जिसमें दिखाया जाता है, अब एआई का जमाना है तो ऐसे में बताया जाता है कि फ्यूचर कैसा होगा। बोले तुम्हारे सारे जहाज ऐसे आग लग रही होगी उनमें, अमेरिका वालों गलती से भी कुछ सोच मत लेना। और रही बात बैलिस्टिक मिसाइल बंद करने की, तो सुनो, हम तुम्हें गिफ्ट कर रहे हैं। हाइफा में और इजराइल के तेल अवीव में अगर तुमने कुछ भी करने का प्रयास किया तो हमारी मिसाइलें वही जाकर गिरेंगी, तुम्हें भेंट करेंगे, मतलब तुम पर गोला मारेंगे। कुल मिलाकर इन्होंने इजराइल को पुराने दिनों की याद दिलाई कि इजराइल, अगर तुम चाहते हो हमारे बीच डील ना हो तो तैयार रहो कि ये मिसाइलें जिन्हें तुम समझौते में हमसे रखवाने की बात करते हो, हम उन्हें इस अंदाज में भेजेंगे कि तुम्हारे शहरों को नेस्तनाबूद कर देंगे, इजराइल के ऊपर बहुत बड़ा कहर बनकर बरपेंगे। कुछ इस प्रकार से इन्होंने अपनी तरफ से सारी धमकियां इजराइल को भेज दी। कहा कि इजराइल वालों, तुम्हारे शहरों पर बम की बरसात होगी अगर ईरान के साथ अमेरिका ने कुछ भी करने का प्रयास किया। माहौल विकट होगा, संकट होगा, और तुम जो अपने घाव छुपाते रहे कि हम पर मिसाइलों का हमला नहीं हुआ, भूल जाओ, हम तुम पर गहरा असर डालेंगे। जो ट्रंप बार बार बोलते हैं कि मैंने अपने बॉम्ब भेजने के लिए हवाई जहाज भेजे हैं, ये जो अनाउंसमेंट करते हैं इनके जहाज वहां से पिट कर आएंगे, ये सारी बातें इन्होंने कह दी। कुल मिलाकर के ये सब लोग मिलते हैं, बयानबाजी जोरों पर है, दोनों एक दूसरे पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका जिस तरह के बयान से ईरान पर प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा है, वही टेक्निक ईरान ने इस बार अमेरिका पर लागू कर दी और उसी तरह का अंदाज सौंप दिया कि अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर दबाव फैला सकते हो, लो, हम भी आपके ऊपर बढ़िया प्रेशर टैक्टिक खेलते हैं। तो भैया, जबरदस्त जंग चल रही है सोशल मीडिया पर फिलहाल के लिए। लेकिन हां, सीएनएन का अगर दावा सही माना जाए तो अमेरिका में लगातार ट्रंप बैठकर बातचीत इस बात पर कर रहे हैं कि ये जो सेकंड लेवल की जो वार्ता है जो अभी हुई जिनेवा में, अगर ये नहीं बैठी तो क्या करेंगे, इसको लेकर के अभी भी लगातार बातचीत ट्रंप कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कूटनीति अपनी जगह काम कर रही है, शक्ति प्रदर्शन अपनी जगह। चर्चा है कि यूएस का जो अब्राहम लिंकन है, जो लगातार इस पानी में सक्रिय है, वो डटा हुआ है और यूएस अपनी तरफ से इन ईरानियन लीडर्स के साथ बातचीत करने में तमाम प्रयास कर रहा है। ईरान अपने न्यूक्लियर साइट्स जो पहले बिगड़ गई थी, जिन पर अमेरिकी हमले हुए थे, ईरान उन्हें फिर से रिफर्बिश कर रहा है, ऐसी सैटेलाइट इमेजेस निकलकर आ रही हैं। इस बीच में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, सर्गेई लेवरोव ने, अपनी तरफ से कहा कि अगर कुछ भी ईरान पर होता है तो उसके एडवर्स कंसिक्वेंसेस होंगे, उसके बहुत घातक परिणाम होंगे। ऐसा रूस का बयान लग रहा है कि कुछ मायने योग्य होगा। बाकी रूस क्या करेगा ये रूस जानता है और ईरान उसके साथ जुड़ करके। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि लंबे समय से इंतजार इसके अपडेट का चल रहा है। 2 बड़ी वार्ता इंटरनेशनल हो चुकी थी, तो हमें लगा कि आप तक ये जानकारी पहुंचाई जाए। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।